नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा। मेरा आज का यह वीडियो विशेष रूप से चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को गोदान उपन्यास, जो कि प्रेमचंद की बहुचर्चित उपन्यास है, उसे पढ़ना है। तो उस उपन्यास को शुरू करने से पहले मैं प्रेमचंद की जो यथार्थवादी चिंतन था, मैं उसके ऊपर कुछ विचार विमर्श करना चाहूँगी और मेरा आज का यह वीडियो इसी विषय को लेकर है। तो हिंदी के कथा साहित्य में प्रेमचंद जी का अवतरण एक बहुत ही सुखद घटना है। इन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में सर्वप्रथम जो है कथा लेखन का कार्य शुरू किया था। उसके बाद 1915 ईस्वी में पंच परमेश्वर नामक कहानी के साथ हिंदी साहित्य में ये प्रविष्ट हुए और लगभग 300 कहानियों की रचना करके इन्होंने हिंदी को एक नवीन दिशा और गति प्रदान की है। हिंदी साहित्य में सर्वदा के लिए इन्होंने अपना नाम जो है वो अमर कर दिया। प्रेमचंद जी की जो उपन्यास गोदान है, उसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। उसमें एक किसान के जीवन का बहुत ही दुखद और मार्मिक चित्रण किया गया है। तो प्रेमचंद जी के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही लिखा है। प्रेमचंद जी के अध्ययन से सारा उत्तरी भारत जाना जा सकता है। झोपड़ी से महलों तक, शहर से गांवों तक, अमीरों से कृषकों तक, पंचायतों से धारा सभाओं तक, समाज के प्रत्येक वर्ग के आचार विचार, रहन सहन, व्यवहार का परिचय इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो प्रेमचंद के यथार्थ चेतना को लेकर जो उनके विचार थे, इस पर हम थोड़ा देखते हैं। तो प्रेमचंद का आगमन हिंदी उपन्यास के नवीन युग का प्रारंभ होता है। बल्कि यदि हम ये कहें कि वास्तविक अर्थों में उसी समय उपन्यास युग का आरंभ होता है, तो ये गलत नहीं होगा। उपन्यास साहित्य की सृष्टि जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी, उसी उद्देश्य की पूर्ति प्रेमचंद के पूर्व के जो उपन्यासकारों ने उपन्यास लिखे थे, उसके द्वारा वो नहीं हो पाई थी। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास के मौलिक क्षेत्र, स्वरूप और उद्देश्य को पहचाना। साथ ही साथ इस सत्य को भी पहचाना कि उपन्यास जो है वो किसी उद्देश्य के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए। यद्यपि भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन उपन्यासों पर यदि हम विचार करें, तो उस समय के जो उपन्यास थे वो उपदेश मूलक थे, लेकिन उसमें कुछ कुछ उद्देश्य परकता भी थी, लेकिन फिर भी उसमें वो शक्ति नहीं थी कि वो उपन्यास की चरम सीमा तक पहुंच सके, बल्कि उसने उन्हें कला के स्तर से गिराने में ही सहायक साबित हुई है। फिर प्रेमचंद की भला ऐसी क्या विशेषता थी कि उनके उपन्यासों को पूर्व के उपन्यासों से अलग कर उपन्यास साहित्य के एक अस्थायी निधि बनाने में वो समर्थ साबित हुई है। तो ये विशेषता जो प्रेमचंद की थी, वो थी उनके उपन्यासों या कहानियों में जो यथार्थ की पकड़ थी। यथार्थ सतह पर फैली हुई गंदगी नहीं है, बल्कि मानव जीवन के बुनियादी प्रश्न, उसके बाहरी तथा भीतरी परिस्थितिगत और मानसिक अंधकार में और प्रकाश में सभी के सत्य एक दूसरे से मिले जुले होते हैं। यहाँ तक कि स्वयं प्रेमचंद ने स्वीकार किया है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। क्या कहते हैं उपन्यास को लेकर उनकी क्या धारणा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना, उसके रहस्यों को तोड़ना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मानव चरित्र ही पूरी सृष्टि के केंद्र में है और वही परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है। तो वह सामाजिक संबंधों तथा परिस्थितियों के अनुसार एक विशेष प्रकार का रूप धारण करता है और एक विशेष प्रकार की जिंदगी को भोगता है। उसका अंतर्गत बाहरी जगत से प्रभावित होता है और उसका
अंतर जगत बाह्य जगत को प्रभावित करने के लिए अनेक संकल्प विकल्प करता है, कभी सक्रिय रूप से तो कभी निष्क्रिय रूप से। यथार्थ केवल अंधकार नहीं है, बल्कि अंधकार से निकलते हुए प्रकाश पर घिरते हुए अंधकार दोनों का ही वो बोध कराता है। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है और उन्होंने अपने उपन्यास में यथार्थ को पहचाना और उसे ही अपने उपन्यास में अभिव्यक्ति देना जो है मुख्य लक्ष्य समझा है। तो प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं है कि इस सच्चरित्रता का परिणाम बुरा होता है या कुचरित्रता का परिणाम अच्छा होता है। उसके चरित्र अपनी कमजोरियां या खूबियां दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। इसके विपरीत आदर्शवाद हमें ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है जिसके हृदय जो है वो पवित्र होते हैं और जो स्वार्थ और वासना से रहित होते हैं और साधु प्रकृति के होते हैं। प्रेमचंद के अनुसार यथार्थवाद हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है। और इसका दोष यह होता है कि आदर्शवादी चरित्र प्रायः सिद्धांतों की मूर्ति और निर्जीव प्रतिमा हो जाते हैं। इसलिए प्रेमचंद उन उपन्यासों को उच्च कोटि का मानते हैं जिसमें यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश होता है, इसलिए वे इसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं। उनके अनुसार आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और एक अच्छे उपन्यास की यही विशेषता होती है। और उपन्यासकार की सबसे बड़ी विभूति ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित कर ले। और जिस उपन्यास के चरित्रों में यह गुण नहीं होता उसे प्रेमचंद दो कौड़ी का भी नहीं मानते हैं। चरित्र को सजीव बनाने के लिए प्रेमचंद उसकी कमजोरियों का चित्रण करना भी आवश्यक मानते हैं, क्योंकि ये कमजोरियां ही उस चरित्र को मनुष्य बनाती हैं। तो प्रेमचंद जो है एक यथार्थवादी कथाकार की धर्मिता जो है वो निभाते हैं, साथ ही साथ वो अपनी रुचि अरुचि से भी वो अलग नहीं हो सके हैं। यथार्थ के जटिल स्वरूप को सच्चाई के साथ पहचानने के बावजूद भी वो अर्थवादी संस्कृति से प्रभावित नहीं थे। मूलतः भारतीय संस्कार के जो भी संस्कार थे, सेवा, त्याग, परोपकार, संतोष, सत्याचरण आदि विशेषताओं का पूंजीभूत भी है। प्रेमचंद देख रहे थे कि भारतीय समाज जो है अपनी इन सारी विशेषताओं को खो चुका है या कहे तो विकृत हो चुकी है। पश्चिमी की भौतिकवादी संस्कृति का परिणाम ये हुआ कि मनुष्य ऊपर से तो समृद्ध होता चला गया है, किंतु भीतर से और भी दरिद्र और हीन होता चला गया है। और आज के तथाकथित बड़े लोगों में के विचार जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके आचरण बिल्कुल भी सही नहीं है। बाहर से ये लोग स्वांग करते हैं लेकिन भीतर से अत्यंत स्वार्थी, गंदे और घृणित हो गए हैं। मानवता की वास्तविक ज्योति जो है आज के तथाकथित छोटे लोगों में ही बची हुई है। तो प्रेमचंद ने जिसे आधार बनाया है वो क्या है? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, जो उनके कहानियों में, उपन्यासों में हमें देखने को मिलते हैं। तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जो है वो आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का समन्वय कराने वाली विचारधारा है। आदर्शवाद और यथार्थवाद 20वीं सदी के साहित्य की दो प्रमुख विचारधाराएं थी। आदर्शवाद में सत्य की अवहेलना या उस पर विजय प्राप्त करके आदर्शवाद की स्थापना की जाती थी, जबकि यथार्थवाद में आदर्श का पालन नहीं किया जाता था या उसका ध्यान नहीं रखा जाता था। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में यथार्थ का चित्रण करते हुए भी आदर्श के स्थापना पर बल दिया जाता था। और इस प्रवृत्ति की ओर प्रथम महत्वपूर्ण संकेत जो है वो प्रेमचंद ने ही
दिया है। उन्होंने अपने कथा साहित्य को यथार्थवादी रखते हुए भी आदर्शोन्मुख बनाने की प्रेरणा दी और स्वतः अपने उपन्यासों और कहानियों में इस प्रवृत्ति को भी जीवंत रूप में अंकित किया है। तो हम देखते हैं कि इनके जो कथा साहित्य है उसमें इन्होंने आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद के ऊपर ही इन्होंने लिखा है। तो अब इस आधार पर हम जो गोदान उपन्यास है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो गोदान उपन्यास जो है वो प्रेमचंद की सर्जना का अंतिम बिंदु है, जिसमें उसकी उपन्यास दृष्टि जो है पूर्णता प्राप्त कर ली है। इसमें कृषक जीवन का यथार्थ अपनी अनेक बाहरी और भीतरी परतों के साथ उद्घाटित हुआ है। यह यथार्थ एक पक्षीय नहीं है। गोदान जो उपन्यास है उसके केंद्र में होरी नाम का एक किसान है और वो संपूर्ण किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। और किसान की स्थिति है उसका खेतीहर होना, और लेकिन खेती के साथ साथ उस किसान की ये भी तमन्ना है कि उसके पास एक गाय भी होना चाहिए, और होरी भी अपने घर में एक गाय रखना चाहता है। कितनी छोटी सी आकांक्षा है उसकी कि उसके घर में एक गाय हो, लेकिन उसकी स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है और उसकी जो सामाजिक नियति है उस स्थिति के विद्रूप है। होरी के चारों ओर जो है विद्रूप सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है, दूसरी ओर उसके अंधविश्वास और रूढ़ियां हैं, तो तीसरी ओर उसके सारे मानवीय आचरण के साथ उसके छोटे छोटे स्वार्थ, कायापन और ईर्ष्या द्वेष भी है। इन सबके पारस्परिक तनाव से कृषक जीवन का यथार्थ जो है वो बना हुआ है। कृषक को चारों ओर से चूसने वाली शक्तियां जैसे जमींदार, पटवारी, कारिंदा, साहूकार, गवई के झिंगुरी सिंह जैसे छोटे जमींदार और मातादीन जैसे पुरोहित हैं। ऊपर से तो ये किसान के हितैषी प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये सभी किसान के मुसीबत के समय में कर्ज देते हैं। इनकी अपने आप में ही एक बनी हुई पंचायत है जो किसानों के भले बुरे कर्मों का फैसला देकर उन्हें दंडित भी करती है, और ये सभी अपने वाणी के देवता है। लेकिन अगर इनके आचरण पर विचार किया जाए तो इनके आचरण में ये राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। इनके मूल्य और इनके आचरण में अंतर विरोध है। राय साहब का उदाहरण देखकर हम इस अंतर विरोध को देख सकते हैं कि एक तो वो होरी से अपना दुख दर्द बयान करते हैं जो उनका अपना तो है, उनके वर्ग का भी है, और होरी के आगे किसानों के प्रति वो अपनी मानवीय करुणा, सहानुभूति यानी मूल्य दृष्टि की भी अभिव्यक्ति करते हैं। दूसरी ओर बेगार से मजदूरों को हटते सुनकर वो क्रोध में आ जाते हैं और हंटर से उन्हें सीधे करने की बात भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर राय साहब का जो ये व्यवहार है उसमें भी अंतर विरोध झलकता है। तो प्रेमचंद ने किसानों को एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उभारा है कि वे अपने राग विराग, त्याग, स्वार्थ, भोलेपन और कायापन आदि के द्वंद्व में गिरते पड़ते पाठकों के मन में एक अजीब सा दर्द पैदा करते हैं, साथ ही एक बड़े सामाजिक यथार्थ की सही पहचान पैदा करते हैं। सामान्य धारणा यह है कि किसान बहुत भोला और अभिमानी होता है, किंतु प्रेमचंद ने उसे एक सही मनुष्य के रूप में देखा है, जिसमें मानवीय गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी विद्यमान है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि जब भोला से होरी की भेंट होती है और उसके गाय को देखकर उसका जी ललचा जाता है, तब वो क्या करता है, भोला को शादी का आश्वासन देकर उसकी गाय का सौदा कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसे ये पता चलता है कि भोला भूसे के अभाव में गाय बेच रहा है, तो उसकी नैतिकता जाग उठती है और गाय लेने के बदले में वो भोला को मुफ्त में भूसा देना चाहता है। तो प्रेमचंद ने किसान के भीतर उभरने वाले स्वार्थी रूप का उद्घाटन के बावजूद बार बार उसे त्याग, ममता और करुणा के समानता पर भी लाकर खड़ा कर दिया है। तो किसान जो है पक्का स्वार्थी होता, इसमें संदेह नहीं। उसके गार्ड से रिश्वत के पैसे बड़े मुश्किल से निकलते हैं। भाव भाव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजनों की घंटे चिरौरी करता है। तो प्रेमचंद के इस वाक्य से ऐसा लगता है कि किसानों में
जब सद्गुण है तो उनमें बहुत सारे दुर्गुण भी है, लेकिन ये जो दुर्गुण है वो उनका अस्थाई भाव न होकर सुविधा भोगी समाज की ही देन वो मानते हैं। और होरी के जीवन में भी अंतर विरोधों की एक बहुत ही लंबी श्रृंखला है। और जब होरी की मौत हो जाती है तो धनिया अपने दिन भर की कमाई जो है उस दाता दीन के हाथ में देकर अपने पति का गोदान कराती है। तो ये कहानी का अंत जो है बहुत ही मार्मिक और मर्म स्पर्शी है कि अपने अंतिम समय में भी होरी जो है वो गोदान नहीं कर पाता है। तो इसमें यथार्थ को बहुत ही सजीव रूप में प्रेमचंद ने चित्रित किया है और उसे पाठकों के समक्ष रखा है।